नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिस्टा स्टडी जोन में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी सीटेट का पेपर होने वाला है दोस्तों नेक्स्ट मंथ में। तो चलिए हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि समय अब आ गया है दोस्तों अब प्रैक्टिस करने का। क्योंकि जो कुछ आपने अब तक पढ़ा है उसको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप असफल होने के कगार पे हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप 100+ से ऊपर लेके आना चाहते हैं, 120+ या 130+, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि जो आने वाले बस 20 या 25 दिन जो बचे हैं वो आपको प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम देना है। क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है दोस्तों तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूँगा। तो आज हम एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो दोस्तों CDP का है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पेडागोजी का है, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। और यदि दोस्तों बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आदि आपको रोज़ एक से एक प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं जो दोस्तों 2 प्रीवियस ईयर पेपर है। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसकी मदद से आप निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप इसको करना ना भूलें, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियोस इस पर डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये बता दें दोस्तों, ये आपका अगले ही मतलब साल का ये पेपर है जो, ठीक है, जनवरी महीने का है दोस्तों, 11 या 12, ठीक है, 12 का है दोस्तों, 12 जनवरी का पेपर है 2022 का। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमारी मतलब कमांड क्या है, हम कितने पानी में हैं दोस्तों। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या हमने तैयारी की है और कितना हमको और तैयारी करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन दोस्तों। ये देखिए अभिकथन वाले क्वेश्चन जो दोस्तों है अभी 1-2 साल से आने मतलब बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों, कि ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। अभी कथन क्या है दोस्तों, दिया है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास निश्चित रूप से विलंबित है। देखो ये दोस्तों, देखिए दिया है कि मतलब रूमी के लिए इतना लगा और 24 के लिए पूजा के लिए इतना। तो जरूर क्या है कि विलंबित है नहीं दोस्तों। क्या है कि जो विकास होता है वो सबके लिए क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। यानी किसी का ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही समय पे शुरू हो। तो ये क्वेश्चन आप दोगे, ये जो अभी कथन है दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट कारण पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जो आपको बताया ना कि सभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा मतलब अगर 1 साल में चलना शुरू कर दे रहा है तो दूसरा बच्चा भी उतने समय में चलना शुरू करेगा या बोलना शुरू करेगा। ये कोई निर्धारित समय नहीं है। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए और आर, ठीक है दोस्तों। इसको आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, वैलिडेट। देखिए ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों दिया है कि मध्य बाल्यावस्था की अवधि है। तो दोस्तों आप लोगों ने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें आपको पता है कि मध्य बाल्यावस्था की अवधि पढ़ी है, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 6 to 11 वर्ष, ठीक है दोस्तों, ये आपने चेक कर लिया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ करना भी नहीं दोस्तों, ना ही सोचना है। अगर आपको तुरंत जो भी आप पीछे का पढ़े हैं तो उसको आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जिसमें है दोस्तों 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। तो इसमें देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन है जो संभावित कारणों और उनके परिभावों की परिकल्पना, घटनाओं और वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रायोगिक परियोजना, ये दोस्तों सबसे लास्ट स्टेज में होता है। उसके बाद दिया दोस्तों प्रतीकात्मक अमूर्त तर्कीकरण, ये भी लास्ट है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। तो दोस्तों इसमें जो है आपका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यह बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि समाजीकरण का जो पहला जो प्राथमिक समाजीकरण का जो चरण होता है दोस्तों, सबसे पहले आपका उसमें आपका परिवार आता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों परिवार जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें जो दिया है दोस्तों कि पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है। दोस्तों अगर आप पढ़े होंगे उनका कि संशोधित और आत्मसात्करण वाला सिद्धांत, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि यदि आप पीछे का अनुभव के लिए क्या करता है, रूपांतरित करता है या संशोधित करता है, तो ये दोस्तों जो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं अफसा।
ऑप्शन दिया दोस्तों कि आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। ऑप्शन आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है, यानी कि वो एक आलू की चिप्स दिखाती है और उसको कहती है कि तितली है। तो ये आप लोगों ने पढ़े होंगे कि किस में आता है दोस्तों, तो ये आता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो किसको मानते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो उन्होंने माना है संस्कृति और भाषा को माना है। यानी कि अगर आप लेव वाइगोत्स्की का देखेंगे तो भाषा और संस्कृति पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया दोस्तों। इस तरीके से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है दोस्तों। तो इसमें जो है कि किस पे बल देता है दोस्तों, तो ये जो आपका पुरस्कार और सजा निगेटिव शब्द है दोस्तों। वेदन प्रत्याश्रमण ये भी है। समरूपकों का कलन विधि का प्रयोग ये भी नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि सहकर्मी अंतक्रिया और पॉड के बारे में जानते हैं दोस्तों। जब कोई हेल्प करता है किसी भी तरीके से तो वो क्या कहलाता है, पॉड कहलाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, ये गलत है। ये निष्क्रिय भूमिका निभाता है, ये भी गलत है दोस्तों। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए यह एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है और को बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये सेशन आपको अगर पसंद आता है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको डेली मिलने वाली है और डेली एक प्रैक्टिस होने वाली है और हर सब्जेक्ट की होगी दोस्तों। फिलहाल मैं आज ये आपके लिए पेडागॉजी यानी कि सीडीपी का लेके आ रहा हूँ और बाकी सब्जेक्ट्स का भी पेडागॉजी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, यानी कि सपोर्ट करना होगा, ताकि मैं और भी आगे ऐसे वीडियो बना सकूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। कौन है दोस्तों, आदर्श पारिस्थितिक समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण हैं, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है, या विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। तो इसमें आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या सही हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो होगा मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है दोस्तों। जहाँ पे लचीला शब्द आ गया है दोस्तों, आप 80-90% समझ लीजिए कि वो आंसर आपका राइट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको भी जानना जरूरी है कि यानी कौन सा वर्ड अगर आता है इसमें, क्योंकि सीडीपी में दोस्तों ऐसा मतलब पेडागॉजी में ऐसा आपको बार बार देखने को मिलेगा कि ऐसे कुछ वर्ड होंगे कीवर्ड जिनको आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि आंसर जो है कि सही कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके की और भी ट्रिक्स मैं आपको हर वीडियोज़ में देता रहूँगा, जैसे अलग अलग वर्ड आएंगे, तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं दोस्तों, तो इसमें जो दे दिया है दोस्तों क्या कि प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान कर पाते हैं। ठीक है, अमूर्त विचार के साथ। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों तार्किक गणितीय जो होगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए। तो संसाधन नहीं दोस्तों, बाधा भी नहीं है, नहीं देखिए एक बाधा बोझ और समस्या नहीं, एक संसाधन है। ठीक है दोस्तों, बाधा भी नहीं है, बोझ भी नहीं है और ना ही समस्या है। ठीक है, बहुभाषी है तो ये एक हमारे लिए अच्छा संसाधन है कि जिससे हम बहुत सारी भाषाओं को, एक से अधिक भाषाओं को सीख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों एक संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या दे रहा है दोस्तों कि एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने जैसे कार्य के लिए कहता है
और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। ऐसा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ये चीज़ मतलब लड़कों के लिए अलग काम, लड़कियों के लिए अलग काम, ये किसको दर्शाता है? तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऐसे अगर ऑप्शन आते हैं और ऐसा क्वेश्चन में कुछ दे देता है जो अलग अलग कार्यों को दर्शाता है कि मतलब लड़कों के लिए अलग कार्य है और लड़कियों के लिए अलग, तो ऐसे में लैंगिक रूढ़िवादिता अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए दोस्तों, तो उस पर आप ट्रैक करके चले जाएंगे, निश्चित रूप से आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और दोस्तों बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनसीएफ 2000 और 2005 और 2020 जो भी है उसको आप निश्चित रूप से पढ़ के जाइएगा। वहाँ से आपका 4 या 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से आने तय हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों? तो दिया है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, आकलन की योगात्मक विधि, परीक्षा के लिए अधिगम और प्रत्याश्रवण आधारित वस्तु। तो तीनों ही निश्चय का गलत है दोस्तों, तो कौन सा आंसर आपका सही जाएगा? ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रखती है? तो देखिए दोस्तों, पहला आपका आंसर जो क्या है, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, शैक्षिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन और पृथक्करण करके शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। तो ये इसमें जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों, मतलब क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात की गई है और भिन्नताओं से रिलेटेड इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों आपका ए है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभाव नहीं है बोल दिया है, अगर यही अभाव रहता तो ये गलत हो जाता, पर अभाव नहीं है बोल दिया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, अगर आप पढ़े हैं तो अधिगम का अनुकूल माहौल जो है समावेशी शिक्षा का क्या है कि आवश्यकता उसके लिए, और बाकी का जो नामीकरण पृथक्करण मजबूत और ये सब क्या है, ये सब जो निगेटिव वर्ड है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो विद्यार्थी जिनमें अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? तो किस तरीके से की जा सकती है दोस्तों? लिखित पाठ को समझना, तो किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, स्थितियों का अवबोधन और समझना, पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यूनतम अतिक्रिया बोल दिया है, यानी कि वो लंबे समय तक क्या करते हैं, कार्य को करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों 18, वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिकम कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? तो किसकी आवश्यकता है दोस्तों? दिया है बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों में उचित छूट, और विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग विद्यार्थियों को स्थायी पे। इसमें जो आपका आंसर राइट आंसर होगा दोस्तों भाषा विषयों से उचित छूट। अगर आप उसको निश्चित रूप से अगर आप उसको क्या करते हैं, छूट देते हैं, तो वो निश्चित रूप से सही कर पाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को अनिवार्य कर देते हैं कि कोई आपको हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में, अगर जिसको वो जिस कैसे उसको पढ़ सकता है उसको पढ़ने दीजिए, जैसे यू पढ़ रहा है तभी उसमें क्या हो पाएगा, उसको अधिगम में जो कठिनाई हो रही है वो उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा दूर कर पाएगा। इस तरीके से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि भाषा में उचित छूट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने में मदद मिलेगी, किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो किससे मिलेगी दोस्तों? दिया है कि वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं, सही है। वो विद्यार्थी जो ध्यान न्यूनता अक्रियशीलता विकार हैं वो उनको मिलेगा। वो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कीय घात है उनको भी, और असाधारण प्रतिभा, यानी कि इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा लो लगभग चारों ऑप्शन सही हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित सब विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है, दिया है कि प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलना, ये तो नहीं हो सकता है कि कक्षा को आप बार बार बदलें,
पठन वैकल्य उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, ये भी नहीं है कि मतलब बार बार आप दत्त कार्य मतलब उत्तम चित्रों के आधार पर। या फिर दिया दोस्तों वाह कहानी धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया। तो इसमें जो आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी वाह कहानी आगे दिया। आप कोई बच्चा किसी को सुनने में मतलब सुनने में परेशानी है तो धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना ही इसके लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज़ किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए समय दे कि ताकि वो आपको बात को समझ के मतलब थोड़ा देर से ही आंसर देते क्या हो। तो इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करना है कि नहीं मतलब उसको समय ना देकर आगे चले जाएँ, ठीक है। इसलिए बच्चे पर क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य दिखाना है और क्या करना है, उसको देना है टाइम कि वो पर्याप्त समय में क्या कर पाए, उसका आंसर दे पाए, प्रतिक्रिया कर पाए, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अधिगम तब प्रभावी होता है जब, कब होता है दोस्तों, यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं और विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। तो इसमें जो आपका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा लगभग डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कि शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण है दोस्तों, रचनावादी बोल दिया है तो आप लोग निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि इसका जो है कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है। तो ये गलत है दोस्तों। बच्चों की लुब्धि बुद्धि की गणना, ये भी गलत है। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया में रूप से देखता है दोस्तों, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। तो सीखने के लिए अधिगम रटकर, ये तो गलत है। पाठ्यक्रम विषय वस्तु में वृद्धि, ये भी गलत है। मानकीकरण, ये भी निगेटिव वर्ड है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस तरीके से। चलिए ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं। तो निम्न उच्च क्रम चिंतन कौशल, निम्न क्रम चिंतन कौशल, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उच्च क्रम चिंतन कौशल जो है कि इसका बेस्ट जो है कि उदाहरण है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों, यदि ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे। तो प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये थोड़ा सा निगेटिव वर्ड लग रहा है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। ये दोस्तों विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित, ये भी गलत लग रहा है दोस्तों। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न जहाँ विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना, ये आंसर राइट लग रहा है दोस्तों, डी, ठीक है। फिर भी चलिए चेक कर लिया जाता है तो सी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, ठीक है। सी ऑप्शन जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना जहाँ मतलब बच्चा जो है कि अपने विकल्प के अनुसार जिसमें मतलब वो करना चाहता है वो धारणाओं को व्यक्त कर सके कि नहीं हम ये ऑप्शन मतलब ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए दोस्तों, दिया है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महाभारत प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यानी कि महारत हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करके दिशा में उन्मुख लक्ष्य, यानी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं दोस्तों। एक शिक्षक को अपने छात्रों में की भावना पैदा करनी चाहिए। किसका दोस्तों, बहिष्करण नहीं, हीनता नहीं, अलगाव नहीं, ये सब जो तीनों वर्ड हैं दोस्तों ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। यानी कि जुड़ाव, यानी एक दूसरे के साथ सहयोग से, जुड़ाव से क्या करना, सीखना, यही क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है और ये आपका राइट आंसर भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 जो है दोस्तों, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे न जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं कि विश्व संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। ये तो दोस्तों क्या लग रहा है कि शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जो विद्यार्थियों को उनसे अधिगम की उपेक्षा की जाती है और वो जो वे के बीच में स्थापित करने को सुसाध्य करती है। ये तो सही है दोस्तों। यह पूर्व ज्ञान नहीं, अवधारणाओं के भी अधिगम में कोई भूमिका नहीं बनती, ये तो गलत है तो ये जो है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। ये तो सही था दोस्तों पर आर क्या था, गलत था, क्योंकि पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही बच्चे को नए ज्ञान को सिखाया जाता है, ठीक है।
लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा के स्रोत और अभिप्रेरणा के प्रकार का सही सुमेलित युग्म है दोस्तों। तो दिया है दंड से बचाव, नगद पुरस्कार, जिज्ञासा और रुचि। तो इसमें दोस्तों रुचि जो है आंतरिक प्रेरणा है और यही आपका राइट आंसर भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इसको आप लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, जिससे आपको पता चल पाए कि मतलब हम अब आपको लग गया होगा दोस्तों कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइम पे आ रहे हैं। तो ये जो दोस्तों था 12 जनवरी का पेपर था 2022 का, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे नहीं था दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पे पेपर था। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम में, यानी अगले मंथ में दोस्तों। तो ये आपको वीडियोस कैसे लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगले के लिए अगर आप किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें, ठीक है। उसके लिए भी हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।